अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पेका तरमीमी एक्ट बिल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज दस्तखत कर दिए। इससे पहले ये खबर गर्दिश कर रही थी कि उनकी तरफ से सहाफ़ियों को एतमाद में लेने तक इस बिल पर दस्तखत करने से वो इज्तनाब करेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। एहतजाजी तहरीकें भी शुरू हुई और सहाफ़ती आज़ादियों के हवाले से जो एक्टिविस्ट हैं या फिर जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है उनकी तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है। और कहा यही जा रहा है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इसी नौयत का एक ऑर्डिनेंस सामने आया था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत, बेशक वो मरीम नवाज़ साहिबा हों या दीगर क़यादत, इस पर तनकीद कर रही थी, इसको सहाफ़ती आज़ादियों का गला घोंटने के मुतरादिफ करार दे रही थी। लेकिन आज ऐसी ही तरमीम करके, ऐसी ही लेजिस्लेशन कानून साजी करके एक मरतबा फिर से उसी रवायत को दोहरा दिया गया जो 2016 में ख़ुद मुस्लिम लीग नवाज़ ने कायम की थी। इस पर हुकूमत क्या सोचती है, इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया और फेक न्यूज़ के हवाले से बातचीत की गई। तो एक तरफ से ये रेजिस्टेंस हुकूमत को दरपेश है और दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ का चैलेंज भी है। जुनैद अकबर साहब जो कि पख्तूनख्वा के नए सदर बने तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से अब गेयर शिफ्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अब एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे, 8 फरवरी के बाद से पंजाब को जाने वाले रास्तों को बंद कर देंगे। साथ साथ ये भी कहा कि जो लॉन्ग मार्च है वो भी हमारे प्लान का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि बानी तहरीक इंसाफ से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, वज़ीर आज़म बनने से भी बात आगे बढ़ चुकी है। तो इस चैलेंज को किस तरह से देखती है हुकूमत, और ख़ास तौर पर अगर 8 फरवरी का एहतजाज, इसका दायरा कार वसी होता है, जो कि ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जलसा करने की भी दरख्वास्त दी गई है, तो फिर हुकूमत का उस पर क्या प्लान होगा, और अगर सड़कों पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है तो गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वकास साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि मुज़ाकराती अमल पर बात हो, जो पीका तरमीमी बिल आज कानून बना है, सदर मुमलिकत ने भी उस पर साइन कर दी हैं, तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस है इस पर, और इस पर प्लान भी करते हैं आप एहतजाज के हवाले से या अदालतों से रुजू करने के हवाले से, क्योंकि सहाफ़ती बरादरी सरापा एहतजाज है और बेशक एक ऑर्डिनेंस आपके दौर में भी आया था लेकिन अब उसी को रिपीट किया गया है। तो पीटीआई का ऑफिशियली क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए जी, बिल्कुल ये काला कानून है, ये ड्रैकोनियन लॉ है। इस किस्म की ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन जो है वो आज़ादी सहाफ़त को जो है वो तबाह करने के लिए, लोगों को खामोश करवाने के लिए और ये इस्तेमाल होती है। और इसमें सिर्फ सहाफ़ी बिरादरी नहीं, इसमें बिलअमूम और बिलखसूस हम सारे ही शामिल हैं। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वाज़ेह मौक़िफ़ ले चुकी है। हम इस ड्रैकोनियन लॉ को रिजेक्ट करते हैं और हम इसके खिलाफ हर तरह की प्रोटेस्ट जो है उसमें शामिल थे, शामिल हैं और शामिल रहेंगे। आपने देखा होगा कि चाहे इस्लामाबाद हो या कल लाहौर का एहतजाज हो, उसमें हमारे अपोजिशन लीडर, हमारे MNAs, हमारे पार्टी के जिम्मेदारान आप लोगों के साथ शामिल थे, हर कदम पे शामिल होंगे। और चाहे अदालत से रुजू करना हो या स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो, सहाफ़ी बिरादरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने ताना बशाना पाएंगे। तो इस पर नाक़दीन ये भी कहते हैं, और बहुत से, तारड़ साहब ने भी ये बात की है कि जो फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है उससे बहुत ज़्यादा अनारकी फैली है पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में। और आपके नाक़दीन ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो बुनियादी वजह बना हुकूमत की तरफ से इन कवानीन को वेपनाइज करने में। इस पर क्या व्यू है आपका? नहीं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अनारकियाँ दुनिया में सोशल मीडिया के आने से पहले भी फैलती रही हैं। सिर्फ सोशल मीडिया अनारकी फैलाने का वाहिद मौजब नहीं है। फेक न्यूज़ सोशल मीडिया की पैदाइश से पहले भी होती रही है। फेक न्यूज़ अखबारों में भी आती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आती थी। तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ सोशल मीडिया को जो है वो निशाना बनाया जाए। और सोशल मीडिया का आजकल तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हुकूमत जब भी सोशल मीडिया का जिक्र करती है तो उसका मतलब यही होता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र कर रहे हैं। सो हम ये समझते हैं कि ये लॉ जो है, एज फार एज सोशल मीडिया इज कंसर्न, ये हमारी पार्टी को और पार्टी के बच्चों, नौजवानों को जो है टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक किया गया है। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये इसकी वजह से हुआ है।
ये स्टेट ऑफ माइंड है लोगों की, जो सच सुनना नहीं चाहते, जो सच देखना नहीं चाहते, जो ये चाहते हैं कि वो जो ऊट पटांग हरकतें करें, वो जो खिलवाड़ इस मुल्क की मईशत के, इस मुल्क के निजाम के साथ करें, उस पर आवाज कोई ना उठाए, उनके बदनुमा चेहरे कोई ना दिखा सके। तो ये इसलिए है स्टेट ऑफ माइंड, इट्स नॉट बिकॉज हम सोशल मीडिया पे ये करते हैं तो इसलिए कानून आ गए। ये नारकियां बनारकियां तो सोशल मीडिया से बहुत पहले की खेलें। ठीक है, चलें मुज़ाकराती अमल की बात कर लेते हैं। उस पर जिस तरह से जो 4th मीटिंग थी उसका आपने बायकॉट किया, इसके बाद में अंसार अब्बासी साहब की भी आज खबर है कि मैं आप करेक्ट कर दूं, हमने 4th मीटिंग का बायकॉट नहीं किया। हमने मुज़ाकरात खत्म कर दी, ख़त्म कर दिए। एग्जैक्टली सिनोनिमस हो गया ना। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि बेशक आपने ये प्रोसेस ख़त्म कर दिया, लेकिन बैकडोर राब्ते अब भी जारी हैं। खान साहब ने कहा है कि उससे कंटिन्यू आप कर सकते हैं, हिदायत नहीं दी कि बिल्कुल बात नहीं करनी बैकडोर चैनल से। देखिए, पता नहीं खान साहब की कोई अंसार अब्बासी साहब से बात हुई होगी, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हमें आई हैं और जो मीडिया से उन्होंने बात की है वो यही थी कि मुज़ाकरात यही थे जो सामने हो रहे हैं। बैकडोर चैनल्स का जिक्र कहीं नहीं किया। वो ये उन्होंने जरूर कहा कि अगर कभी इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई भी सही तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से, पाकिस्तान में बढ़ती हुई फसाइयत को रोकने, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो हो सकती है, बट डील या ढील की वजह से नहीं हो सकती। इट वाज वेरी क्लियर। अब अंसार भाई को कोई अंदर की इंफॉर्मेशन है तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, वैसे वकास साहब, दुनिया भर में जो पार्लिमानी कमीशंस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और कंडक्ट भी करते हैं इंक्वायरीज, लेकिन यहाँ पर अगर हुकूमत के पास ऐसे किसी कमीशन की ऑफर थी आपको देने के लिए तो आपने आउटराइटली रिजेक्ट क्यों कर दिया? पार्लियामान में कोई ताकत नहीं है क्या? इसका ये मतलब है? पार्लियामेंट्री कमीशन को कौन हेड करता होता है? को पार्लियामेंट्री नहीं करता होगा। इसी तरह है ना जी, जो आप ताकत की बात कर रहे हैं। तो ये आप सहाफी हैं, ये पीका एक्ट में देख लेना, स्टैंडिंग कमेटियों की जो चेयरमैन है वो एक किस्म के ओवरसाइट वॉच डॉग्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को। क्या हुआ पीका एक्ट में? नेशनल असेंबली की कमेटी ने क्या किया है, सेनेट वाली कमेटी ने क्या किया है, उनके चेयरमैन ने क्या किया, देखा ना आपने। दूसरी बात, पार्लियामानी कमेटी की आप बात करते हैं, हुकूमत बार बार पार्लियामानी कमेटी का जिक्र भी करती है और बड़े हकीम लुकमान बन के हमें मशवरे देने की कोशिश करती है। तो मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ, जिस पार्लियामेंट में से MNAs नकाब पोशों के हाथों अगवा हो जाए, वहां एक कमेटी बने जिसको खुर्शीद शाह हेड करे, जो बड़ा सीनियर पार्लियामेंटेरियन है हमारा, और आज तक उसका पता ही ना चले कई माह गुजरने के बाद भी कि उसकी कोई मीटिंग भी हुई है। तो आप समझते हैं कि ऐसी पार्लियामेंट में से जो इंस्टॉल्ड है, जो फॉर्म 47 की है, उससे हम ये तवक्को करते हैं कि इनके बिठाए हुए कमीशन में ताकत होगी? पहले ये तो पता कर लो और ये पता करके हमें बता दो कि तुम्हारे MNAs को कौन उठा के ले गया था और क्यों उठा के ले गया था। फिर हमें ये बता दो कि मियां गौस जो MNA है NA 170 से, उनको लाहौर उनके घर से उठा के ले गए हैं, तो वेयर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस? वी शुड नॉट टॉक अबाउट दी कितनी ताकत है और कितना ये है पार्लियामेंट में। जो कुछ है वो दुनिया के सामने है, जो ना तमाशा बना छेड़ा पार्लियामेंट का, और सब के सामने है। अच्छा, इसके अलावा जो, क्योंकि आपने स्टैंडिंग कमेटीज़ की बात की, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके लिए आपका नाम गया, हुकूमत ने उसको कबूल नहीं किया, जुनैद अकबर के नाम को कबूल कर लिया। मसला कोई उनमें है या आप में है? मेरे ख्याल में आप किस में, उनमें या आप में? आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप दोनों का ताल्लुक एक ही पार्टी से है। वाई यू आर नॉट एक्सेप्टेबल एंड ही इज एक्सेप्टेबल? देखिए, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या कंसिडरेशन थी। मुझे तो ये पता है कि पिछले 9 महीने से 3 दफा सरकार ने हमें खत लिखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, हमारे कायद, हमारे लीडर इमरान खान साहब के हुक्म पे 3 दफा जो है वो जवाब दिए गए हैं, और तीनों दफा उन जवाबों के अंदर जो है वो ये कहा गया कि वकास अकरम ही उम्मीदवार होगा, और तीनों दफा कहा गया कि वकास अकरम ही जो है वो कैंडिडेट होंगे। मगर वो उनको कबूल नहीं था, क्योंकि वो मेरी तबीयत से हुकूमत वाले वाकिफ हैं, मैं उनकी तबीयतों से भी वाकिफ हूँ और मैं सिस्टम को समझता भी हूँ, और उनको ये पता था कि मैंने बहुत सी कमेटियां भी हेड की हैं और इन्वेस्टिगेशन बहुत सी चीजों की मैं माजी में कर चुका हूँ असेंबली में। तो शायद उनको ये तकलीफ थी कि ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, मसला बन जाएगा, हमारी बात नहीं सुनेगा। नहीं, पार्टी ने आपके नाम पर स्टैंड क्यों नहीं लिया, चेंज क्यों कर दिया? यार, स्टैंड नहीं लिया,
8-9 महीने 3 खत लिखे उन पार्टी और की करे जाके उठा देवे जाके उन कमेटी को। अल्टीमेटली तो रिप्लेस हो गया ना। इससे अल्टीमेटली ये हुआ कि मेरी वजह से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब उम्मीदवार बन रहे थे। पीटीआई के हाथ से कमेटी जाने का उन्होंने एक दफा नहीं 3 दफा थ्रेट किया, और वो उन्होंने आमिर डोगर को कहा। आमिर डोगर ने खान साहब को थ्रू जो भी दोस्त वहां गए यही कहा कि जी आज अगर नाम नहीं दिया तो ये कमेटी हमारे हाथ से चली जाएगी। दिस इज व्हाट खान साहब से। तो उस पे मुझे उसमें लाया गया कॉन्फिडेंस में, तो मैंने अपना नाम उस पैनल में से विड्रॉ कर लिया। इन्होंने लेटर लिख दिया था, मैंने कहा मेरा नाम निकालो इसमें से, मेरी वजह से 9 महीने आगे लेट हुआ है। और मेरे कायद ने मेरी इससे ज्यादा और इज्जत क्या रखनी थी कि 9 महीने तक वो मेरी जो है वो कमर पे उन्होंने थपकी दी और मेरे पीछे खड़े रहे। मेरे लिए तो यही काफी है कि वो पार्टी डटी रही है, बट इसका ये मतलब नहीं था कि मैं पार्टी का नुकसान करा लूं। हमारी ये राइट बनता था, हमने शहबाज शरीफ को बनाया था, हमने राना तनवीर को बनाया था इस कमेटी का हेड। अब इसी हमारी जिद के अंदर अगर ये चली जाती उसके पास, राजा परवेज अशरफ के पास, तो फिर पीटीआई का नुकसान था। तो ठीक है, मेरे लिए पार्टी आगे है, मैं कोई ऑपोजिशन चेयरमैनिया वास्ते तो कोई नहीं बैठा। ठीक, फेयर इनफ। तो पार्टी का फैसला, कायद का फैसला सारा को सही। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि बानी का पैगाम है कि कोट एंड कोट बात बहुत आगे चली गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं वजारत उज़्मा से बहुत आगे की बात सोच रहा हूँ। पाकिस्तान में एक पॉलिटिशियन के लिए वजारत उज़्मा से आगे क्या है? पता नहीं, ये मेरे भाई को उन्होंने कहा कि उनकी कोई पैगाम आया है, मुझे तो कोई ऐसा पैगाम मेरे इल्म में या चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल के इल्म में मेरी डिस्कशन हुई है, कोई ऐसा पैगाम नहीं है। वो जुनैद अकबर भाई को पैगाम दिया होगा, वो बेहतर बता सकते हैं। अगर आप उनसे पूछ लें कि इसका क्या मतलब है और वो क्या खान साहब उनको बताना चाहते हैं। वैसे इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये हो सकता है कि अब गियर शिफ्ट करेंगे, सड़कों पे पॉलिटिक्स होगी और इसके साथ रेजिस्टेंस होगी सिर्फ, और हमें कोई पॉलिटिकल ऑफिस भी नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी ये समझता है कि हम सड़कों पे नहीं थे या नहीं है, तो ये पहले तो ये गलतफहमी है। हम पिछला पूरा साल ही सड़कों पे रहे हैं। उससे पहले 9 मई के बाद और 8 फरवरी तक भी हम सड़कों पे भी रहे हैं, बल्कि सड़कों क्या घरों पे कर रहे हैं सारे। तो वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी क्योंकि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन के बाद 5-5.5 हजार बंदे गिरफ्तार हो गए हैं, हमारे 13 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, असीर हैं। उस हवाले से पार्टी के लोग री एनर्जाइज, रीमोबिलाइज होना चाहते हैं। तो उसमें अगर इस दौरान हमने पार्लियामेंट के अंदर चीजों को वाइब्रेंट कर दिया है और एक नेशनल कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं अपोजिशन की जमातों का, हम आवाज, हम असर लोगों का जो जमहूरियत पसंद है, तो मेरे ख्याल में इट इज ऑल्सो अ प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। वो तो खान के हुक्म की खान ने कह रहे थे सुबह सड़कों से निकल आओ, तो सानू केड़ी तैयारी की लोड़ है, असी केड़े को बोरिए बिस्तरे लै सी सुबह निकल पावांगे, केड़ी गल है। और ये जुनैद अकबर साहब ने साथ ये भी कहा कि पंजाब की तरफ तमाम रास्ते बंद कर देंगे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। तो हम ये समझ लें कि 26 नवंबर को जो एपिसोड कन्फ्रंटेशन का हुआ, गॉड फॉरबिड अगर वही सिचुएशन इस सब से दोबारा क्रिएट होती है, तो आप तो एक पहली इन्वेस्टिगेशन की अब तक कॉल दे रहे हैं, वो रिजॉल्व नहीं हुई, वाई हेड इनटू अनदर वन? देखिए, वो मेरे भाई हैं और सदर है एक सूबे के न्यूली अपॉइंटेड, और वो बाइख्तियार हैं। वो अपने सूबे में एहतजाज के हवाले से किसी भी किस्म का जो लाएमल है वो तय करने के इख्तियार रखते हैं पार्टी आइन और कानून के मुताबिक। तो वो कह सकते हैं एज फार एज मरकज या इस्लामाबाद के हवाले से कोई बात है, तो हमें ना खान साहब की तरफ से और ना मरकज की तरफ से अभी तक इस किस्म की कोई डायरेक्शन है। वो शायद अपने सूबे के हवाले से ये बात करें तो कर सकते हैं, उनकी इख्तियार है पार्टी सदर के पास कि वो चाहे तो वो रोज एहतजाज कर सकते हैं। ठीक है। गंडापुर साहब के सूबाई सदारत से हटाए जाने पर आपका नैरेटिव भी यही है कि उन्होंने खुद खान साहब को कहा कि मुझे हटा दें? नहीं, ये ना मेरा नैरेटिव है, ना सेक्रेटरी जनरल का नैरेटिव है, ना शाह फरमान का और ना आतिफ खान का। मैंने इन 3 लोगों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि अडयाला जेल से जब ये सदारत का फैसला हुआ तो ये 3 बंदे बाहर निकले और इन 3 बंदों ने मीडिया से गुफ्तगू की। ठीक हो गया, और इन तीनों की यही गुफ्तगू थी। मगर इन तीनों की गुफ्तगू के बाद अगले दिन इमरान खान साहब ने एक दिन या एक दिन छोड़ के खुद तमाम मीडिया को ये कह दिया है कि मैंने ये सदर जो है, इमरान खान साहब ने कहा, मैं बार बार दोहरा देता हूँ, इमरान खान साहब ने कहा, क्योंकि मेरे लिए इमरान खान साहब के
बयान के बाद पार्टी में किसी का कोई बयान मैटर करता ही नहीं है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं रह जाती इमरान खान के, इंक्लूडिंग बैरिस्टर गौहर, किसी का नहीं। मेरे लिए इमरान खान के से ऊपर किसी का बयान भी उनको ही नहीं है, अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है सर। और बैरिस्टर गौहर ने भी वही बात की, क्योंकि खान साहब ने अंदर मीडिया से कहा और फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर खान साहब की बात की। तो जो मीडिया और खान साहब ने जो बैरिस्टर गौहर से कहा वो सुन ले। मुझे अली अमीन ने कहा कि जी मेरे पे मसरूफियत बहुत है, वो मुझे बार बार पैगाम भेजता रहा और फिर वो मुझे मिला और मैंने अली अमीन के कहने पे मैंने सदर जो है वो तब्दील कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन ने कहा कि मेरी तो इतनी मसरूफियत है कि मुझे नींद पूरी करने का वक्त नहीं मिलता, तो आप जो है खुदारा इसको मैं इंसाफ नहीं कर सकता 2 सीटों से। तो ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ना मैं कह सकता हूँ, किसी को भी आप कोट ना करें। और जो ये बात की जा रही है कि अब हार्ड लाइनर्स को आगे लाया जाएगा पार्टी में, होम्योपैथिक क़यादत को पीछे कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये हार्ड लाइनर इज़ नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इज़ इट? और होम्योपैथिक क़यादत कौन सी है पीटीआई में? मैं ये समझता हूँ कि वो मेरे भाई हैं जुनैद अकबर साहब, वो कि मैं यहाँ पे मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपने पार्टी के सूबाई सदर की गुफ्तगू की सफाइयां देने यहाँ बैठा हूँ, जो कि ना मेरी जिम्मेदारी है और ना मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उसे एंडोर्स करते हैं या नहीं। आप सारे सवाल ही मुझसे करने लग गए हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो लोग 9 मई से पहले और 9 मई से बाद फसाइयत का शिकार हुए, FIRs, रूपोशियां, जबरी कारोबार बंद, घर से बेघर, बच्चे स्कूलों से निकाले, टॉर्चर, ह्यूमिलिएशंस, सब कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान। उसके बाद 8 फरवरी आ गया, KPK में काम ये बंद हो गया, पंजाब में ये काम, ये बेशर्मी बेहयाई आज तक चल रही है। ठीक हो गया सर, इसमें झूठे FIR, CTD की लिस्टें, सिक्योरिटी ब्रांच की लिस्टें। अच्छा, साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि फिर 8 फरवरी के बाद मोबिलाइजेशन, प्रोटेस्ट। तो जो आदमी 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके 26 तक इमरान खान की हर कॉल पे निकला, चाहे वो MNA है, चाहे वो MPA है, चाहे वो सदर है, चाहे वो सेक्रेटरी है, तो वो किसी भी हवाले से होम्योपैथिक नहीं हो सकता, इसलिए कि वो बेचारा जो है, जो खान की कॉल पे बाहर आता है, वो खान का वफादार जानिसार सिपाही है, जो बेचारा वसाइल के होने ना होने को भी अपने लिए रुकावट नहीं समझता और अपनी जिस हैसियत में भी होता है बाहर आ जाता है। मेरे भाई शायद लफ्ज कोई और कहना चाहते थे, और वो आपको पता है एंकर्स भी आजकल, पुराने एंकर जो है वो बंदे को जो है वो कर लेते हैं, तो उनका ये मकसद नहीं था, वो वर्करों की इज्जत करने वाले आदमी है, ठीक है, तो उनका मकसद कुछ और होगा, क्योंकि PTI का खसूसन KP का जो वर्कर है, जो इतनी बड़ी बड़ी मोबिलाइजेशन करके बार इस्लामाबाद रीच और पहुंचा है, तो जी अगर वो मतलब है कि वो क्यादत, क्योंकि क्यादत के बगैर नहीं लोग हैं, MLA MPA मेजोरिटी साथ जाते हैं, सदूर जनरल सेक्रेटरी जाते हैं साथ, वो अगर होम्योपैथिक ने तो फिर तो गाली मुक कीजिए। इस पे आपने कारकुनान तो की उनका मकसद जो था, ठीक, मेरे जो भाई थे वो कुछ और कहना चाह रहे होंगे। अच्छा, ये उनका मकसद ये नहीं होगा। ठीक है, कारकुनान की आपने बात की। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा, एक ही मकसद था, वो खान साहब की रिहाई थी, इसके अलावा कोई पर्पज ही नहीं था इस सारी एक्सरसाइज का। व्हाट वुड यू से टू दैट? इसका सर एक ही मकसद था मुज़ाकरात का, कि सिर्फ खान साहब की रिहाई और कारकुनान की कोई बात? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हाँ, इसलिए कि खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम ये दिया था कि जब तक सारे वर्कर बाहर नहीं आ जाते, आपने मेरा जिक्र भी नहीं करना। एक वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अभी भी हजारों में वर्कर हैं जो पंजाब की जेलों के अंदर मौजूद हैं। खान ने कहा, और हमारे जो 5 मेन लोग, यास्मीन राशिद, उमर सफराज चीमा, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, आप देख रहे हैं कि ये सब लोग भी, और शाह महमूद कुरैशी साहब, वो वहां पे मौजूद है। फिर हमारा एक वर्कर, नौजवान बच्चा मुख्तलिफ जेल में। खान ने कहा कि जब तक एक बंदा बाहर नहीं आ जाता, तुसी मेरा जिक्र ही ना करो, मैं अपनी जात के लिए ये नहीं कर रहा। और साथ जुडिशल कमीशन, तो हम बार बार वाजे कह चुके हैं, ये इतने कोई अलामा हकीम कोई नहीं है भाई, इनको दिलों की बातें पता चल रहे हैं, और ये इतने सियाने हैं कि इनको पता लग गया क्या होना है। जो इन्होंने नाल होया सी या होने लगा सी, इन्होंने उसने समझ नहीं आई, तो इन्होंने ये समझ लग गई भी असी की चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो हम कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी एक्नॉलेज कर लिया है कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है
और बैकडोर राब्ते किए जाएं, तो ऐसा कुछ हो रहा है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं जी, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। इस पे खान भी बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दे चुका और हमारी बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट। मैंने कल एक दो दोस्तों को सुना, वो कोई ऐसी जू मानी सी गुफ्तगू कंफ्यूजन वाली कर रहे थे, बट एज अ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, नो मोर बैकडोर चैनल्स, देयर इज नो बैकडोर चैनल, एंड दीज वर द नेगोशिएशंस एंड डायलॉग व्हिच वर held before people of Pakistan, and those were the only dialogues in it. That's all. ठीक है। इसके अलावा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का भी मामला है, मुद्दत ख़त्म हो गई सिकंदर सुल्तान साहब की, उनकी तब्दीली नहीं हो रही, तो इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है कि अगर ये नहीं किया जाता तो लूप होल तो है कि जब तक तैनाती नहीं होगी रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती, इसका तो कोई हल ही नहीं होगा फिर तहरीक इंसाफ के पास भी? और डू यू हैव इन्होंने लेजिस्लेशन कर ली है। हम तो देखे ना, उमर अयूब साहब ने भी, शिबली फराज साहब ने भी सेनेट से और कौमी असम्बली से खत हमने लिख दिए हैं, जो हमारी एक ड्यूटी बनती थी हमने लिख दी है, बट सो फार गवर्नमेंट हैज नॉट रिस्पॉन्डेड। गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड। तो अब उस लेजिस्लेशन की वजह से ये चीजें तातुल का शिकार हो सकती हैं, बट विल कीप हैमरिंग, विल कीप रेजिंग दिस इशू ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस, बिफोर मीडिया, एंड इट माइट बी मतलब वो जो हम एक जॉइंट बनाना चाह रहे हैं महाज जो है जी। इसमें ग्रैंड अलायंस पे मौलाना फजल रहमान साहब को आपने दावत दी, मुलाकात की, कोई प्रोसीडिंग हुई इस पे? वो तैयार हैं आपका कैंप ज्वाइन करने पे? मुलाकात हुई है बीच में, आपको पता है कि 26वीं तरमीम के वोट के बाद वो जो एंगेजमेंट हमने शुरू की थी उस पर तात्तुल आ गया, एक मुलाकात जो चीजें थी वो रुक गई थी। अब खान साहब ने दोबारा हुक्म दिया है, ये लोग गए हैं, मौलाना साहब की तरफ से कामरान मुर्तजा और इधर से असद कैसर साहब जो है, इन दोनों पे मुस्तबिल को उन्होंने एक छोटी सी कमेटी बनाई है, ताकि जो कोई पिंचिंग इश्यूज हैं माजी के या मुस्तकबिल में हो सकते हैं, तो उन पे वो आपस में डिलिबरेशन कर लेंगे और फिर ये चीजें आगे चलेंगी। सो इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, यू नो, स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है। इसके अलावा फाइनली इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, रिचर्ड ग्रनेल साहब ने काफ़ी ट्वीट्स भी किए खान साहब के हक में, तहरीक इंसाफ के हक में। आज एक अमरीकी सरमायाकारों का एक वफ़द आता है पाकिस्तान, और उनके जो सरबरा थे जेंट्री पेग, उनकी तरफ से कहा गया कि मेरा ख्याल है कोट एंड कोट के रिचर्ड ग्रनेल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया है। उनकी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के बारे में जितनी थी उतनी उन्होंने बात कर दी, कुछ ट्वीट भी डिलीट हो गए बाद में। बेशक ये इस खबर की कन्फर्मेशन अभी रिक्वायर्ड है, बहुत से मीडिया हाउसेस रिपोर्ट कर चुके हैं। ऐसा ही है कि डीप फेक का शिकार हो गए वो? जी, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे पास अगर कंफर्म बात नहीं होगी तो मैं उस बात को छेड़ूंगा नहीं। ठीक, मैं ये समझता हूँ उन्होंने ट्वीट्स किए, उसमें कोई इतनी एक्साइटमेंट वाली बात नहीं थी। जो दुनिया है, बट पीटीआई सोशल मीडिया वाज वेरी एक्साइटेड ओवर दिस, वो तो था ना। देखिए, जो डायस्पोरा में लोग बैठे होते हैं जिनके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स आपने यहाँ पे यूसर्व किए हुए हैं, तो वो फिर ऐसी चीजों पे हो जाते हैं एक्साइटेड। इसमें कौन सी कोई अनहोनी सी बात है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सहाफ़ियों के एहतजाज के बावजूद सदर मुमलिकत ने आज पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए और अब ये बाज़ाब्ता तौर पर कानून बन चुका है, जिसके बाद जो सहाफ़ियों की राय है वो यही है कि उजलत में ये कानून साजी की गई। 2016 का ये लॉ, जिसको पहले मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से लेजिस्लेट किया गया, तहरीक इंसाफ ने इसमें तरमीम की और अब दोबारा से नून लीग की तरफ से इसमें तरमीम की गई। 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना। इसमें जस्टिफिकेशन क्या ये इस्तेमाल हो सकती है कि सोशल मीडिया फेक न्यूज़ को रोकने के लिए ये किया जा रहा है, या फिर जो सियासी इख्तलाफ राय है उसके ख़िलाफ़ भी इससे इक़दाम हो सकते हैं? इस पर गुफ्तगू करते हैं। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट असद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अरशद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आज खबर आई कि जरदारी साहब पहले गालिबन सहाफ़ियों से मुशावरत करने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर्स करेंगे, लेकिन फिर भी साइन तो कर दिए गए। ये सब कुछ इतनी उजलत में क्यों हुआ और सहाफ़ियों को क्यों नहीं उनकी ओपिनियन ली गई, उनसे बात की गई? हुकूमत ने ये जो लेजिस्लेशन की है, अब क्या रद्द अमल और क्या लाहे अमल होगा आपका? देखिए, मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब तो पहले तैयार बैठे थे और इतला ये भी है कि उन्होंने ये कहा कि ये कल जब सेनेट में बिल पेश हुआ तो कल ही क्यों नहीं लाया गया, आज क्यों लाया गया? वो तो इतनी उजलत में ये सारे लोग थे। और मेरा ख्याल है कि ये अब चूंकि मैं और भी प्रोग्राम में बैठा हूँ तो पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि ये नून लीग का बिल है, हमारा नहीं। जबकि इस
मुतनाज़ा एक्ट में और इस बिल में ये सब शामिल हैं। उसमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, उसमें MKM भी है, उसमें इवन तहरीक इंसाफ को भी कह लें, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी जब ये इंटीरियर में गया तो उसके चेयरमैन जो हैं फैसल सलीम रहमान साहब, वो उनका ताल्लुक PTI से है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुतनाज़ा कानून बनाने में, इस काले कानून में ये सब पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है। रास्ता सिर्फ हमारे पास ये है, ठीक है, कि एहतजाज तो हमारा और भी ज्यादा तेजी से होगा और आएंगे। अब ज़ाहिर रास्ता हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहां जाएंगे। आप अदालत जाने का जो है ना वो प्लान रखते हैं, लेकिन इस पे असद आप क्या समझते हैं? एक तरफ ये क्राइसिस, इसको डिनाई करना मुश्किल है कि सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ या फिर डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए ख़बरें फैलाने का भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड मौजूद है, लेकिन क्या उसका यही सलूशन था कि अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म भी किया जाता है तो वही गवर्नमेंट पार्टी बन जाए, और फिर इंसाफ कैसे होगा, जस्टिस कैसे प्रिवेल करेगी? इस लेजिस्लेशन को कैसे देखते हैं आप? मुजम्मिल, क्योंकि अरशद साहब ने बात कर ली है फ्री एक्सप्रेशन की, तो मैं अब जरा दूसरा एंगल कवर करने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने बहुत काम किया डिसइंफॉर्मेशन पे, यू नो दैट, और पूरी दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल मुझे नहीं मिलती जहां पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन से मसला हल हुआ हो। तो जहां पे ये कानून इसलिए लेके आया जा रहा है कि वो डिसइंफॉर्मेशन को केटर करेगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा इससे। हाँ, ये जरूर होगा कि बिल्कुल जिस तरह पैका जब आया था तो वेपनाइजेशन हो गई थी एक नए तरीके से अगेंस्ट द पीपल हु वर यूजिंग इंटरनेट, तो इसका भी बिल्कुल वही होगा। और 2016 में इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है मुजम्मिल। 2016 में हमने बहुत कोशिश की कि हम PMLN के साथ काम करें और कुछ जो है ना वो उस पैका को बेहतर बनाए बिफोर इट वाज पास। वो नहीं हुआ। उस पे एग्जैक्टली 1 या 1.5 साल बाद नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है पैका को इस्तेमाल करते हुए। तो अब भी एग्जैक्टली यही, फिर पैका ऑर्डिनेंस आया, PTI लेके आई, उसके साथ क्या हुआ वो आप देख लें। तो वो गलतियां जो हम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, वो रिपीट पे रिपीट करते जा रहे हैं। तो आपने सवाल पूछा डिसइंफॉर्मेशन से, डिसइंफॉर्मेशन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुजम्मिल। यू नो बेटर कि फायरवॉल लगाई डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए, फायरवॉल के लगे लगे ही पंजाब रेप केस की एलिगेशंस और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चली। उसके लगे लगे ही ये कैंपेन चली कि 5000 लाशें गिरी हैं इस्लामाबाद में। उसके लगे लगे ही ये सारी मरियम नवाज शरीफ का जो हैंडशेक था वो नहीं था, क्या था, वो सारी चीजें उस फायरवॉल के लगे लगे हुई हैं जो हमें बताया गया था कि डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कानून के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। सही। इस पे अरशद साहब, जिस तरह असद भी बात कर रहे हैं कि एक इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, 2016 में नून लीग कानून लेके आती है, PTI एहतजाज करती है, फिर PTI 2022 में ऑर्डिनेंस लेके आती है, नून लीग एहतजाज करती है, अब नून लीग दोबारा इसमें तरमीम कर रही है, PTI एहतजाज कर रही है। ये तो लगता है कि मुतवातिर एक फैसला कर लिया है तमाम सियासी पॉलिटिकल क्लास ने कि कोई भी आ गया करना यही है। तो फर्क क्या है फिर इन सब में? इनमें कोई फर्क नहीं है। ये इस गड़े में सारी पॉलिटिकल पार्टी ने खुद गिरना है। ये बिल्कुल असद सही कह रहे हैं कि ये पीका एक्ट जो था, ये काला कानून 2016 में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने बनाया था। फिर जब ये चूंकि जब ऑपोजिशन में होते हैं तो ये आज़ादी सहाफत, आज़ादी इज़हार के चैंपियन बन जाते हैं, फिर ये शहरी आज़ादी के चैंपियन होते हैं। ये आपको याद होगा जब हमने इस पे एहतजाज किया तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 मरतबा आए हमारे कैब में नेशनल असम्बली के सामने, असद को ये बात पता होगी। और फिर इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब आए, मौलाना फजल रहमान साहब आए, MKM की सारी क्यादत आई। ये वो क्यादत थी जो ऑपोजिशन कर रही थी। तो बाद में ये जो एक मुस्लिम लीग का एक काला कानून बनाया गया था, इसको गोद ले लिया था PTI ने। जब इसको गोद लिया, बाकी और तो काम उन्हें याद नहीं था, ये गोद ले लिया उन्होंने। फिर फवाद चौधरी साहब चढ़ दौड़े, फिर हम हाईकोर्ट इस्लामाबाद गए, इसका स्टे हुआ। अब मसला ये है कि फिर ये सारी जमातें रल गई। बात ये है कि जो असद ने की कि फायर वॉल्स लगाते हैं, देखिए हम किसी मादर पितर जाति के तो हक में नहीं है, हम इसी हक में नहीं है जो मुहतरमा मरियम नवाज साहब के साथ जो मैंने चीजें देखी, ये तो किसी माशरे का हिस्सा नहीं है, और ना ही हम फेक न्यूज के हक में है। देखिए जो फेक न्यूज है, ये सबसे ज्यादा जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है वो तो गवर्नमेंट खुद है। ये रोज खुद बैठ के शोज में, आपके शोज में इल्जाम लगाते हैं इसने 3 अरब खा लिया, वो 9 अरब ले गया, ये 33 अरब ले गया, वो 6 अरब ले गया। तो ये रोज एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। क्या ये फेक न्यूज नहीं है? क्या कल शहरी रहमान साहब ने सेनेट में नहीं कहा कि हम ये अभी नहीं करेंगे, हम इस पे अमेंडमेंट्स लेंगे? कल दानियाल चौधरी ये मेरे साथ शोज में बैठे हुए थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये फेक न्यूज है कि उन्होंने ऐवान बाला में झूठ बातें की शहरी रहमान साहब ने, तो इस फेक न्यूज में तो इनको पकड़ कल ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो ये कानून बनाने जा रहे हैं, इसमें सियासी जमातें इस गड़े में खुद गिरेंगी सब। इसमें ये ना कहे कि पीपल्स PTI शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है?
पीटीआई के स्टैंडिंग कमेटी के सेनेटर चेयरमैन फैसल रहमान ने इस पे साइन किया है, तो पीटीआई शामिल है। बाद में गौर साहब कहते हैं, बाद में वो कहते हैं कि जी हमारा तो इससे ताल्लुक नहीं है, तो हमारी बात ही नहीं सुनता। कमाल काम है, वैसे कमाल छूट है। ये सारी जमातें, मैं तो पीटीआई को भी कहूंगा ये शामिल है, क्योंकि वो शामिल है। बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ कहते हैं, अंदर जाके जो है वो मतलब तहरीक इंसाफ की जो मजम्मत है, आपको लगता है कि वो सिर्फ लिप सर्विस ही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। असद, आपकी तरफ आऊँगा, ये ट्रेजेक्ट्री क्या है फिर? क्योंकि हमने पिछले 1.5-2 साल में अगर देखा जाए तो इंटरनेट की स्लोनेस बहुत ज़्यादा, फिर फ्रीलांसर मार्केट को सफ़र करते हुए देखा है। VPNs की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है, फायरवॉल की जिस तरह आपने बात की, और अब ये इकदाम ले लिया गया। तो फिर हम सोच क्या रहे हैं कि एक डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात होती थी, वो परसू करनी है, या फिर ये जो हो रहा है इसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन असल मसला था, और इसके अलावा कोई ख़ास कंसर्न नहीं है कि अगर हम डिजिटल दुनिया में पीछे रह जाते हैं, compete नहीं कर पाते, तो वो कंसर्न्स ही नहीं है हुकूमत के फिलहाल, आपको लगता है? मुजम्मिल, बिल्कुल सही बात है। और ये दो इश्यूज हैं, एक तरफ तो प्रेडेटरी अप्रोच है जिसको हम प्रेडेटरी अप्रोच कह सकते हैं, दूसरी तरफ आई थिंक पॉलिटिकल इग्नोरेंस भी है ऑफ व्हाट डिजिटल कैन डू फॉर पाकिस्तान। मसलन अभी कुछ अरसे पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि $1.6 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान का इंटरनेट शटडाउन का, और ये जो हमने तमाशा किए हैं कुछ अरसे पहले 1.6 बिलियन का, मतलब आप नोट कीजिए कि ये हमारे जो IMF की ट्रांसफर आते हैं ज्यादा है। ये और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। लाइक आई सेड कि आप अभी मुझसे साहब बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छी से याद है कि जो पैका 2016 के लिए कमेटी बनी थी, इट वाज लेड बाय अ सेनेटर फ्रॉम अपना पीपल्स पार्टी, और उसमें शिबली फराज साहब भी लीड कर रहे थे, और फिर आप वो सारा का सारा मामला आपके सामने। तो ये जो पॉलिटिकल इग्नोरेंस है ऑफ हाउ दिस इज गोइंग टू डैमेज अस, आज से मुराद हम लोग नहीं है, पूरा मुल्क है पाकिस्तान, वो बड़ी ज्यादा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पिछले 10 साल में बढ़ती जा रही है, उसको खत्म करने का तरीका क्या है? फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स अ क्वेश्चन फॉर मी एज वेल। नहीं, इस पे फिर आप कोई रेकमेंड क्या करते हैं कि चलें, ख़त्म तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इतने ज़्यादा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कर्टेल किया जाए, लेकिन कम करने के लिए फेक न्यूज़ को क्या कर सकते हैं अगर ये हल नहीं है जो हुकूमत कर रही है? तो व्हाट्स द अल्टरनेटिव? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये समझने की जरूरत है कि डिसइंफॉर्मेशन फैल किस तरह रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग पावर पे है इस वक्त, उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो इस वक्त एवरीबडी शुड स्टॉप डूइंग एवरीथिंग और बैठे, जरा हमारे साथ आए, हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन फैल कैसे रही है, इंसाइटमेंट आ किस तरह रही है, बिग टेक का इसमें क्या रोल है, जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स है वो किस तरह काम कर रहे हैं, जो रेवेन्यू जनरेशन वो किस तरह हो रही है, जो हमारे यहाँ ऑल ऑफ दिस साइकोलॉजिकल प्ले हो रहे हैं डिसइंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह अभी से बात करते हैं, वो किस तरह हो रहे हैं। पहले तो ये समझें, नंबर 1। नंबर 2, मुजम्मिल, वंस अगेन हमने पूरी दुनिया में अगर एकेडमिकली किसी चीज को प्रूवन देखा है तो वो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी को देखा है, और उसका मतलब ये है कि आप जब तक, और अगेन ये वही चीज है जिसमें हम बात कर चुके हैं। और तीसरी बात देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप पीनलाइज करें। देखिए, आई एम यूजिंग दिस वर्ड वेरी केयरफुली, मैं क्रिमिनलाइज नहीं कह रहा, मैं पीनलाइज कर। अगर मुजम्मिल आपके बारे में कोई गलत बात करे, आई नो, आई रिमेंबर व्हेन यू वर अटैक्ड, तो किस किस्म की कैंपेन चल रही थी, तो यू हैव एब्सोल्युटली राइट कि आप उसको चैलेंज करें। और वो चैलेंज आप किस तरह करते हैं? पूरी दुनिया में तहजीब याफ्ता मुल्कों में आप उसको सिविल डेफेमेशन के थ्रू चैलेंज करते हैं। यूके की एग्जांपल फॉर इंस्टेंस देते हैं, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि वहां पे तो सिविल डेफेमेशन लॉज है। तो सिविल डेफेमेशन लॉज को एम्पावर करें, और जो लोगों की इज्जतें उछाली जा रही हैं उनको सिविल डेफेमेशन से करने की कोशिश करें, बिकॉज दैट्स हाउ द वर्ल्ड डज इट। अब वो खत्म हो गए जमाने, आज से 30 साल पहले जो होते थे कि उठा जेल में डाल दिया आपने। तो बट द पॉइंट इज कि वहां पे हमने आना नहीं है। वो हमारे पास जो सिविल डेफेमेशन का कानून है वो हमने संभाल के अच्छा साफ सुथरा करके रखा हुआ है ना, उस पर कोई केस लॉ बनना है, उस पर 10-10 साल लगते हैं। ये अगेन वंस अगेन ये अतर मिनल्ला साहब ने जो डिसीजन दिया था उसमें लिखा, तो उस पर हमने कोई काम नहीं करना। लेकिन जो हमें लगता है क्विक फिक्स है, जो कि एक्चुअली हमें डैमेज करेगा, वो हमने सब चीजें करनी है। पैका ये जो नया अमेंडमेंट है आपके सामने, ठीक है, मतलब लाइबल लॉज जो होते हैं या जो सिविल डेफेमेशन की आपने बात की, वो सोल्यूशन है। अरशद साहब, फाइनली एक बयानिया ये भी है कि जो सहाफ़ी सही रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक बात कर रहा है, उसको इस लॉ से क्या मसला? क्योंकि इसमें तो जाली और झूठी खबरों का जिक्र है, तो आप झूठी बात ना करें तो कुछ नहीं होगा। एक नैरेटिव ये है, और दूसरा ये कि अता तारड़ साहब ने भी ये बात की कि ये तो वर्किंग जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए है, उनके खिलाफ नहीं है असल में। तो इनको प्रोटेक्शन तब याद नहीं है जब ये बना रहे थे इसको, जब 16 में लाए, और फिर ये अपोजिशन में आके कहते थे ये ड्रैकोनियन लॉ है,
तब भी देखें ये दौरा में आ रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अतात आर साहब को बताएं, हमारे कैंपों में नहीं आते थे और कहते रहे ड्रैकोनियन लॉ है। मरियम औरंगजेब साहब नहीं आती रही, ये सब शहबाज शरीफ साहब ने हाथ, मैं खुद मिला था, उन्होंने टेबल पे हाथ मार के कहा था कि ये गंदा लॉ, ये हम कानून इसको मंजूर नहीं होने देंगे। देखिए बात ये है, बात पे पर वही है, हम ये कहते हैं कि वाकई जिसने खबर सीधी देनी है, बात करनी है, फेक न्यूज नहीं फैलानी, उसके लिए नहीं है कि आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन अल्टीमेटली रसल कह रहे थे कि मेरे आपके लिए नहीं, ये 22 करोड़ आवाम के लिए है। ये दुनिया में वाकई सिविल डेफेमेशन है, ये कॉग्निजेबल बना दिया, इसको नॉन कंपाउंडेबल बना दिया, इसके 3 साल कैद है, 20 लाख जुर्माना है। मुझे ये बताएं कि किस दुनिया, किस माशरे में कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ये करनी, सारा सिविल डेफेमेशन है। ये असल ने ठीक बताया। मैं ये कह रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि देखें आप बिल्कुल ले आए, कानून साजी पार्लियामेंट का राइट है, हम आपको नहीं रोक सकते कानून साजी से। कम से कम जो आपने अताउल्लाह तारड़ साहब वादा किया था कि मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पोलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल ऑन बोर्ड लेके तो फिर टेबल करेंगे। वो पता नहीं कौन सी आफत आ गई, कौन सी उजलत आ गई, कौन सा इतना एक सख्त किस्म का एक ऑर्डर आ गया कि इसको अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पीबीए की मीटिंग में 5-6 रोज कबल ये कहा था तारड़ को कि सब कुछ अभी ना टेबल करें, इसको आने दें, स्टेक होल्डर से बात करें, इनकी अमेंडमेंट्स ले ले, उसके बाद बैठ के फिर टेबल करें। उसी दिन अगले दिन असेंबली से पास हो गया। बात ये है कि ये मामला पास हो गया, लेकिन अब मामला ये है कि हमारा राइट है कि हम इस पे प्रोटेस्ट करें। लेकिन अब भी ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठ जाएं। देखिए जब सदर साहब ने साइन कर दिया आज तो ये गजट नोटिफिकेशन गजट हो गया। अब इसका हल कोई नहीं है, इन्होंने अमेंडमेंट्स लेनी नहीं है, ये हम हमारे साथ खेलते रहे हैं जिस तरह सियासी जमातें खेलती हैं। अब अदालत के अलावा कोई दूसरा रास्ता। बिल्कुल, और उजलत में जो कानून साजी होगी उसका यकीनन जो है वो नुकसान भी होगा। बहुत शुक्रिया अरशद अंसारी साहब, असद बेग साहब हमारे साथ। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।